नमस्कार। लक्स क्लासेस बालोतरा में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। अपन पिछले वीडियो के अंदर आपकी बातचीत कर रहे थे किसकी? हाँ, आपके अध्याय संख्या चौथा है ना? आई थिंक चौथा, हाँ ठीक है, चौथे अध्याय की बात कर रहे थे जिसमें अपन वायु के बारे में पढ़ रहे थे। वायु का मतलब वायरा होता है और इसके अंदर अपन ने पढ़ा था कि वायुमंडल क्या चीज़ होती है। फिर अपन ने कार्बन डाइऑक्साइड की बात की थी जो ग्रीन हाउस गैस का निर्माण करती है। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि ये ग्रीन हाउस गैस अगर कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में बढ़ जाती है तो उसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और फिर वायुमंडल का संगठन देखा जिसके अंदर अपन ने नाइट्रोजन की मात्रा और ऑक्सीजन की मात्रा के अंदर जो होती है उसकी बातचीत की थी, ठीक है। और फिर अपन ने देखा था कि ये जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन किस तरीके से पेड़ पौधों की जड़ों से अंदर जाती है। और उसके बाद में अपन ने देखा था कि वायु चक्र क्या होता है। और फिर अपन धीरे धीरे आगे बढ़ के आपकी वायुमंडल की संरचना अर्थात आपकी वायुमंडल की जो परतें हैं उसके बारे में बातचीत की थी। और आज अपन जिसके बारे में बातचीत करेंगे उसका नाम के है। उसका नाम है मौसम एवं जलवायु। के नाम है मौसम एवं जलवायु, उसका नाम है। तो चलिए अपनी क्लास को शुरुआत करते हैं, ठीक है। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मौसम एवं जलवायु वाला टॉपिक जो आपका है उसमें मौसम क्या है और जलवायु क्या है, इन दोनों को अलग अलग आपको समझना है। तो मैं आपको बढ़िया अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। आपको बस इसको आराम से देखते हुए सुनना है और समझना है। देखो, क्या आज वर्षा होगी, क्या आज दिन साफ होगा और धूप निकलेगी, कितनी ही बार हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य पर अनुमान लगाते हुए सुना होगा। यदि हम कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है और मस्तिष्क उसके स्पीकर हैं, तो मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की होने की स्थिति होती है। आर्द्र एवं गर्म मौसम को भी चिड़चिड़ा बना सकती है, या फिर अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है और हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है। मौसम क्या होता है? नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है, किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। क्या आप समझ गए कि मौसम दैनिक पूर्वानुमान क्यों करते हैं? अब देखो, अब मेरी भाषा को समझो। देखो, आपने ऐसे शब्द रोजाना सुने होंगे कि आज मौसम बहुत खराब है, आज मौसम बहुत अच्छा है, आज मौसम बहुत सुहाना है। ऐसी बातें तो सुनी होगी। अब इससे आपको क्या चीज का अंदाजा लगाना है कि जो आपका मौसम होता है वो होता है वायुमंडल में दिन प्रतिदिन की जो घटना होती है वो आपका मौसम होता है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे साइड में लिख सकता हूँ, साइड में क्या लिख सकता हूँ कि मौसम। मौसम और मौसम जो होता है वो होता है दिन प्रति दिन होने वाला। देखो, मौसम जो होता है दिन प्रतिदिन होने वाला होता है। भाई आज सुबह बहुत ठंडा मौसम था और दोपहर को खतरनाक गर्मी पड़ी तो मौसम गर्म हो गया। फिर वापस शाम होने लगी तो मौसम वापस ठंडा हो गया। तो इस तरीके से घंटे या दिन प्रतिदिन की स्थिति में जो चीज बदल जाती है वो मौसम कहलाती है। और ये तो हो गया अल्प, यानी समय समय में बदलता है, तो ये तो अल्पकालीन स्थिति होगी। और मौसम की ही जो दीर्घकालीन स्थिति होती है, मौसम की कौन सी स्थिति? मौसम की दीर्घकालीन स्थिति। दीर्घ का मतलब लंबे समय की, दीर्घ काल की जो स्थिति होती है, दीर्घकालीन जो स्थिति होती है वो कहलाती है आपकी जलवायु। समझ में आया? यानी मौसम की दीर्घकालीन जो अवस्था होती है वो आपकी जलवायु को बताती है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं तापमान क्या होता है। देखो, आपको जलवायु और मौसम समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी आपके कौन सा मौसम हो रहा है वो मुझे कमेंट करके आप जरूर बता सकते हैं कि सर हमारे यहाँ पे ये मौसम हो रहा है। जैसे मैं अभी की बात करूँ, अभी मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके 6:43 हो रहे हैं शाम के, और अभी मैं बात करूँ तो बाहर बारिश हो रही है, ठीक है ना। और उससे पहले बहुत खतरनाक गर्मी पड़ रही थी, गर्मी का मौसम था और अचानक से परिवर्तन होके बारिश आ गई, तो यहाँ पे ये अभी बारिश का मौसम हो गया। तो इसे कहते हैं मौसम परिवर्तन, जो दिन प्रतिदिन होता रहता है या फिर घंटे प्रति घंटे में होता रहता है। अब मैं आगे बात करूं तापमान की। आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। अब वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल एक दिन
और रात में ही नहीं बदलता बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज्यादा गर्म होती है, तो इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि शीत ऋतु में ठंड होती है, ग्रीष्म ऋतु में गर्मी होती है। उसके बाद में बात करें आत्पतन, एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। ध्यान रखना, आत्पतन एक महत्वपूर्ण कारक है जो आपके तापमान के वितरण को प्रभावित करता है और सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी पर रोक लेता है आत्पतन कहलाती है। और आत्पतन सूर्य की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता है। तो एक तो ये चीज समझनी आपको जरूरी है, और दूसरी जो चीज समझनी है वो है आपके आत्पतन। तो आत्पतन का मतलब सीधा सीधा ये समझो कि सूर्य की जो किरणें आती है पृथ्वी के ऊपर, तो पृथ्वी क्या करती है, उस ऊर्जा को अपने पास रख लेती है, वो चीज होती है आत्पतन। ठीक है, अब अपने पास में रख ली, लेकिन इसने नई एक समस्या पैदा की है नीचे कि आत्पतन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ घटती है। तो कैसे घटती है, इसको अपन घटाने का प्रयास करते हैं। देखो, ये बन गई आपकी पृथ्वी। अब अपने को क्या बनाना है, अपने को बनाना आपका सूर्य। ये बन गया आपका सूर्य, ये सूर्य के प्रकाश निकल रहा है यहाँ से, ये किरण निकलेगी और ये यहाँ पे आपके भूमध्य रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। अब सूर्य की किरण यहाँ पे सीधी पड़ेगी तो गर्मी ज्यादा होगी, फिर यहाँ पे तिरछी, यहाँ पे तिरछी, फिर यहाँ पे तिरछी, फिर यहाँ पे तिरछी, यहाँ पे तिरछी, और ऐसे करके यहाँ पे और अधिक तिरछी पड़ेगी। तो ये आपका आत्पतन है, यानी सूर्य की जो भूमध्य रेखा पर जो मात्रा है ताप की, तो देखो यहाँ पे तो अधिक है, यहाँ पे प्लस 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 और यहाँ पे माइनस हो जाएगी, क्योंकि सूर्य की किरण जितनी तिरछी पड़ेगी उतना गर्मी की मात्रा कम होगी। जैसे आपके सुबह सूर्य की किरण बहुत तिरछी पड़ती है। अब तिरछी कैसे पड़ती है, आप अपनी छाया देख लेना, सुबह उठ के आप सूर्य की तुलना करोगे, आपकी जो छाया दिखेगी वो बहुत लंबी दिखेगी, तो इसका मतलब सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही है और सुबह आपको बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती। और वापस दोपहर की बात करें तो दोपहर सूर्य की किरणें बहुत ही सीधी पड़ती है, तो इसीलिए अपने को बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। वापस शाम की बात करें तो शाम के टाइम सूर्य की किरणें वापस तिरछी पड़ने लगती है, तो अपने को गर्मी कम लगती है, यानी ठंडा मौसम होने लगता है। तो ध्यान रखना, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो तापमान क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा या फिर घटेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो तापमान घटता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तापमापी, वायुदाबमापी, वृषामापी और वात दिग्दर्शी क्या होते हैं। तो देखो, तापमापी वह चीज होती है जिसके द्वारा तापमान को मापा जाता है। ठीक है, इस तरीके की दिखती है, इसमें जितना तापमान होगा वो वहां तक, वो पानी है ना उसके अंदर जो होगा वो इतना दूरी तक जाएगा और तापमान को बताएगा। उसके बाद में बात करें वायुदाब मापी की, तो वायुदाब मापी आपके वायुदाब को मापने का काम करती है और ये इस तरीके से दिखती है। बाद में बात करें वृषा मापी की, तो ये वृषा को मापने का कार्य करती है। और वात दिग्दर्शी की बात करें तो ये आपके पवन की दिशा को मापने का काम करती है। तो आपको ये मापने के संबंधित जो यंत्र थे मौसम के, वो आपको समझ में आ गए होंगे। अब अपन चलते हैं आगे वाले पेज पे, इसमें क्या जानकारी है। अब आप समझ गए होंगे कि ध्रुव पर बर्फ से क्यों ढके हो, अब ये ध्रुव होते हैं वो बर्फ से क्यों ढके होते हैं। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो इतनी गर्मी हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसल नहीं उगा सकते। गांवों की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। दिन के समय एस्फाल्ट से बनी यानी जो सड़कें होती है या फिर धातु और कंक्रीट से बने भवन जो होते हैं वो बहुत गर्म हो जाते हैं और रात के समय वापस ऊष्मा मुक्त हो जाते हैं। नगर की भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान बढ़ता है। तो देखो, सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्र और जो आपका शहरी क्षेत्र होता है उसके अंदर मुख्य रूप से एक विशेषता पाई जाती है। वो विशेषता ये पाई जाती है कि यहाँ पे क्या होता है कि तापमान की भिन्नता पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु में अलग तापमान पाया जाता है और शीत ऋतु में अलग तापमान पाया जाता है, दोनों में भिन्नता है। ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो सिटी की तुलना में बहुत, ग्रामीण की तुलना में सिटी में बहुत अधिक तापमान पाया जाता है। देखो, तापमान को मापने की जो इकाई है वो डिग्री सेल्सियस है। ये जो है ना, ये वाला मैटर, इसके ऊपर है जो जीरो टाइप, इसको बोलते हैं डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, तो जिसको डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है, और इसका आविष्कार जो किया था वो किया था एंडर्स सेल्सियस ने, इसलिए इसको कहते हैं डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है, और ये जो जब आपका पानी है वो 0 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा तो उस समय बिल्कुल जम जाएगा, यानी बर्फ बन जाएगा। और अगर 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाएगा तो वो आपका पानी उबलने लगेगा। क्या करने लगेगा, उबलने लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें वायुदाब। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर दाब डालती है। देखो, वायु दाब में क्या होता है कि आपके शरीर पर वायु भी उतना प्रेशर डालती है। पहली बात तो ये समझो कि वायु दाब होता क्या है। देखो,
ये जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल के अंदर वायु अपने अपने वायु के अंदर जो भार होता है वो पृथ्वी के ऊपर भार डालती है, तो उसको बोलते हैं वायु दाब। उसको क्या बोलते हैं? वायु दाब बोलते हैं। यानी वायुमंडल में मौजूद जो आपकी वायु है वो पृथ्वी के ऊपर जैसे ही भार डालती है उसको बोलते हैं वायु दाब। अब ये जो वायु दाब है वो हमारे शरीर पर ही उतना ही लगता है, लेकिन अपने को महसूस नहीं होता। महसूस इसलिए नहीं होता क्योंकि उसके विपरीत हमारा शरीर भी उतना ही बल लगाता है जितना आपका वायु दाब आपके शरीर के ऊपर वायु आपका जो वायु है वो आपकी बल लगा रही है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि आप खड़े हैं और आपके ऊपर हवा भी इतना ही वायु दाब डाल रही है जितना आपका शरीर अंदर से उसके सपोर्ट में डाल रहा है। इसलिए आपका जो है संतुलन है वो बना रहता है। कभी कभार अपन क्या करते हैं कि आंधी के अंदर चले जाते हैं, खतरनाक आंधी चल रही होती है और वायु दाब इतना खतरनाक होता है कि हमारा शरीर झेल नहीं पाता और हमारे पैर लड़खड़ाने लग जाते हैं। तो उस समय जो वायु दाब होता है वो बहुत ही उच्च होता है। लेकिन सामान्य तौर पर बात करें, दिन प्रतिदिन की बात करें, तो उस समय वायु दाब जो होता है वो सामान्य स्थिति में होता है, वो उतना ही दाब डालता है जितना आपका शरीर उसके विपरीत डालता है। तो यहाँ पे आपको समझा रखा है इसमें कि उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं कर सकते। ये इसलिए क्योंकि वायु का दाब हमारे सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर भी इसके विपरीत बल लगाता है। ठीक है ना? तो ये बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। उसके बाद में बात करें कि पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। यानी पृथ्वी की जो सतह है इसके ऊपर वायु के द्वारा लगाया गया जो भार है या फिर दाब है उसको वायु दाब कहते हैं। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर, अब वायुमंडल में आप ऊपर की ओर जाओगे तो आपका दाब है वो बहुत तेजी से कम होने लगेगा और समुद्र स्तर पर वायु का जो दाब है वो बहुत ही अधिक होता है और सर्वाधिक ऊंचाई जाने पर आपका दाब है बिल्कुल घट जाता है। ठीक है? वायु दाब का क्षैतिज वितरण, यानी पृथ्वी पर वायु दाब का वितरण है वो किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप पर निर्भर करता है या ताप से प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्र में वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है और निम्न वायु दाब क्षेत्र का निर्माण करती है। और निम्न दाब क्षेत्र जो होता है वो बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ में जुड़ा हुआ होता है। ठीक है? और आगे बात करें, कम तापमान वाले क्षेत्र की वायु ठंडी होती है और जहाँ पे तापमान आपका कम होता है वहां पे वायु बिल्कुल ठंडी होती है और इसके फलस्वरूप ये भारी होती है और भारी वायु निर्जम होकर उच्च दाब क्षेत्र का निर्माण करती है और उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं आकाश बनता है। अब मेरी बात सिर्फ और सिर्फ इधर देख के समझना है। मैंने दो चीज बताई, एक तो बताया निम्न दाब क्षेत्र, निम्न दाब क्षेत्र, तो मैं थोड़ा सा इसमें चेंजेस कर लेता हूं। हाँ, निम्न दाब क्षेत्र। देखो, निम्न दाब क्षेत्र का निर्माण कहाँ होगा? सबसे पहले यहाँ पे तापमान की बात करें, यहाँ पे जो तापमान होगा, तापमान अधिक होगा। ठीक है? तापमान अधिक होगा तो हवा क्या होगी? गर्म होगी। हवा गर्म हो जाएगी तो क्या बन जाएगी? हल्की बन जाएगी। कैसी बन जाएगी? हल्की। और हल्की बनेगी तो क्या करने लगेगी? उड़ने लगेगी, तो आसमान में चली गई। तो यहाँ पे कौन सा क्षेत्र बन गया? निम्न दाब क्षेत्र बन गया। ठीक है? उसके बाद में विपरीत बात करें आपके उच्च वायुदाब क्षेत्र की, तो उच्च वायुदाब जो क्षेत्र है, उच्च दाब क्षेत्र, यहाँ पे तापमान की बात करें, तापमान, तो तापमान आपका कम होता है। हवा की बात करें तो आपकी भारी होती है और भारी प्लस ठंडी होती है। इसीलिए तो समुद्र के ऊपर जो तापमान है वो वायु दाब है वो सबसे अधिक पाया जाता है। और इससे क्या होगा कि जो हवा है वो आपके आसमान में नहीं उड़ेगी और नीचे ही रहेगी। इसलिए यहाँ पे जो बनने वाली इकाई या जो बनने वाला क्षेत्र बनेगा वो आपकी क्या बनेगा? उच्च वायु दाब क्षेत्र बनेगा। समझ में आया? उसके बाद में आगे बात करें, वायु दाब जो है, क्या चीज? वायु दाब जो है वो आपके हाँ, हम्म, आगे है वायु दाब सदैव वायु दाब जो है वो आपका क्या करता है? वायु दाब सदैव उच्च दाब से निम्न क्षेत्र की ओर चलने का काम करता है। देखो, यहाँ पे है आपका उच्च वायु दाब और ये वायु दाब हो गया और यहाँ पे आए आपका निम्न वायु दाब, निम्न वायु दाब
क्षेत्र। अब यहाँ पे अगर तापमान बढ़ेगा उच्च दाब वाले पे तो वायु इस तरफ चलेगी, हल्की होगी तो वो फिर उड़ेगी ना आसमान में। तो हवा जो आपकी है ये आपकी हवा की दिशा है। हवा की दिशा क्या होगी? हवा की दिशा होगी उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर। ठीक है, आगे नेक्स्ट बढ़े। अब आगे नेक्स्ट आपके देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीजें क्या हो रही है। तो देखो पवन की बात करें तो पवन देख लो, उच्च दाब से निम्न दाब क्षेत्र की ओर चलने वाली जो वायु होती है उसको पवन की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, आप पवन को काम करते हुए देख सकते हैं, जैसे सड़क के ऊपर पत्ती गिरी गिरी हुई पत्तियां वो उड़ती है, या फिर तूफान के रूप में जो पेड़ पौधों को उखाड़ देती है। कभी कभी जब पवन धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल या धुएं के साथ में उड़ते हुए देखा होगा, या फिर कभी कभी पवन इतनी तेज होती है कि इसके विपरीत चलना भी बहुत सारा कठिन हो जाता है, जैसे कि आंधी। और आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना कठिन होता है, आसान नहीं है। तीन अन्य उदाहरण सोचिए, आप दिमाग में सोचो कि कौन से में आपको दिक्कत होती है और जब तेज पवन के कारण आपके लिए समस्या उत्पन्न हुई हो। पहली बात, पहला उदाहरण मैं बता देता हूँ। आप हवा के विपरीत अगर साइकिल लेके चला रहे हैं तो आपको एक परेशानी होगी कि आप उसके विपरीत साइकिल नहीं चला सकते। पवन को मुख्यतः तीन प्रकारों में विभाजित किया जाता है, जो अपने आपने अगले अध्याय में देखेंगे, यानी अगले पेज नंबर पे देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, ये क्या बता रहा है लड़का कि पवन का नाम उसके आने वाली दिशा के आधार पर रखा जाता है। और जैसे कि पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिमी पवन कहा जाता है, या फिर पछुआ पवन कहते हैं। पछुआ पवन की दिशा क्या होती है? पश्चिम से आती है, इसलिए इसको पछुआ पवन कहते हैं। अब स्थानीय पवने, मौसमी पवने और स्थानीय स्थायी पवने, मौसमी पवने और स्थानीय पवने, तीन प्रकार की मौसमी ये आपकी पवने होती है। सबसे पहले स्थायी पवनी की बात करें तो व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवने स्थायी पवने होती है। कौन सी? व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें आपकी स्थायी पवन होती है। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती है। उसके बाद मौसमी पवनों की बात करें तो ये पवनें विभिन्न ऋतुओं के अनुसार अपनी दिशा बदलती रहती है। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें, भाई सर्दी का मौसम होगा तो मस्त ठंडी हवाएं चलेगी, गर्मी का मौसम होगा तो गर्म हवाएं चलेगी। तो ऐसी जो हवा होती है उसको मौसमी पवन कहा जाता है। उसके बाद में आती है स्थानीय पवन। ये जो पवन होती है ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र या वर्ष या दिन के किसी एक विशेष समय में चलती है। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर। क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म शुष्क स्थानीय पवन याद है? इसे लू कहते हैं। तो ये जो लू है ये आपकी एक प्रकार की स्थान विशेष की चलने वाली पवन है, इसलिए इसको स्थानीय पवन कहा जाता है। अब थोड़ा सा आपको ये वायुदाब पेटियां है ना, इसको समझना है, ज्यादा लोड नहीं लेना, बिल्कुल नॉर्मली देखना। देखो ये जो है वो आपकी कर्क रेखा है, सॉरी भूमध्य रेखा है। क्या है? भू मध्य रेखा, जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती। अब इस भूमध्य रेखा के आसपास वाला जो क्षेत्र है ये वाला, ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है इसको क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब पेटी, या फिर इसको कहा जाता है डोल्ड्रम पेटी। तो ध्यान रखना, डोल्ड्रम पेटी कहाँ पाई जाती है? तो भूमध्य रेखा के आसपास पाई जाती है, उसको बोलते हैं डोल्ड्रम पेटी। उसके बाद में 0 से लेके 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। देखो ये आपका 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दोनों तरफ हो गया। उत्तर में कर्क रेखा और दक्षिण में आपकी मकर रेखा। इन दोनों के बीच में पाई जाती है आपकी व्यापारिक पवनें, उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें और दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें, जो आपकी एक प्रकार की स्थानीय पवनें हैं। और इनकी चलने की जो दिशा है वो आपके है, देखो ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व और ये हो गया पश्चिम। तो देखो इधर किस तरफ से चल रही है? ये चल रही है आपके दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर चल रही है, ठीक है ना। और ऊपर से वापस वो आ रही है आपके उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, ठीक है। ये तो होगी आपकी व्यापारिक पवनें। और व्यापारिक पवनों के बाद में आपकी आती है सनातन पछुआ पवनें, ठीक है ना। कौन सी आती है? पछुआ पवनें। देखो ये पछुआ पवन हो गई। और पछुआ पवनों के बाद में आपकी पवनें आती है, वो आती है ध्रुवीय पवनें, ठीक है। ये आपकी ध्रुवीय पवनें, ये आपकी पछुआ, इधर भी ध्रुवीय पवनें, इधर भी ध्रुवीय पवनें। ये आपकी व्यापारिक पवनें, तो ये भी आपकी व्यापारिक पवनें, दोनों गोलार्ध के अंदर चलती है, ठीक है। तो इसको इतना लोड लेके नहीं देखना है, बस नॉर्मली आपको इतना समझ में है कि डोल्ड्रम पेटी कहाँ होती है और व्यापारिक पवनें कहाँ चलती है, फिर आपको पछुआ पवन कहाँ चलती है ये ध्यान रखना है। यानी
35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में, यानी यहाँ तक जो चलती है वो आपकी पछुआ पवनें चलती है। फिर आपकी जो शुरू हो जाती है यानी 60 के बाद में 90 डिग्री के बीच में जो चलती है वो आपकी ध्रुवीय पवनें चलती है। ठीक है, तो ये स्थिति आपको नॉर्मल चित्र के साथ में देखनी है। उसके बाद में चक्रवात, प्राकृतिक आवेश। अब यहाँ पे ये चित्र, ये पूरी रामायण दी हुई है, मैं इसको नहीं पढ़ूंगा क्योंकि ये आप खुद पढ़ सकते हो, क्योंकि इसमें समझाने लायक कुछ है नहीं। इसमें जो समझाने लायक चीज ये है कि भारत के पूर्वी समुद्री तट पर स्थित एक उड़ीसा और बंगाल दो की जो खाड़ी है, यहाँ से सबसे ज्यादा प्रभावित चक्रवात से जो प्रभावित अपना भारत का राज्य है वो उड़ीसा है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि भारत में सर्वाधिक अगर चक्रवात आते हैं तो वो कहाँ पे आते हैं, उड़ीसा में आते हैं। और चक्रवात क्या होता है, जब समुद्र के अंदर की लहरों के साथ में एक तूफान उठकर स्थल पर आ जाता है तो वो चक्रवात का रूप धारण करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीजें आप स्वयं पढ़ लेंगे, इसमें कोई चीज ऐसी नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगी। उसके बावजूद भी कोई चीज ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आती है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपकी नेक्स्ट क्लास के अंदर बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद में आपकी आर्द्रता है, और आर्द्रता के बाद में आपकी अभ्यास प्रश्न है, तो फटाफट इसको कंप्लीट कर लेते हैं। जब जल पृथ्वी या विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो ये जल वाष्प बन जाता है, और वायु में किसी भी समय जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जल वाष्प का मतलब ये हुआ है कि आपका जो आपने पानी गर्म किया या आपने सब्जी बनाई, सब्जी बनाने के समय आपने अगर पानी उस सब्जी के ऊपर ढक्कन दिया तो ढक्कन के नीचे आपको पता है बूंदें छिपी हुई होती है, वो चीज होती है जल वाष्प। और यहाँ पृथ्वी पे क्या होता है कि जैसे गर्मी पड़ती है तो यहाँ पे स्थल के ऊपर जो भी पानी है वो धीरे धीरे भाप बन करके आसमान में उड़ के चले जाता है, उसको बोलते हैं जल वाष्प या फिर आर्द्रता। ठीक है ना, जल वाष्प ही आर्द्रता है। ठीक है ना, जल वाष्प की मात्रा पर आसमान में उड़ के गया तो कहीं ना कहीं तो होगा, बादलों में होगा, इसलिए उसको आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जल वाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म हो जाती है तो इसकी जल वाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है और इस प्रकार ये और अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफी समय लगता है, हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता, हम असहज महसूस करते हैं। जल वाष्प ऊपर उठता है तो ठंडा होना शुरू हो जाता है, जल वाष्प संघनित तो होकर ठंडा होकर जल की बूंद बन जाते हैं। बादल इन्हीं जल की बूंदों का एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती है कि वो वायु में तैर नहीं सकती तो ये वर्षण कर के रूप में नीचे आ जाती है, और आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफेद पद चिन्ह छोड़ते हैं। इनके इंजनों से निकली नमी संग्रहित हो जाती है, और वायु गतिमान न रहने की स्थिति में संग्रहित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। अब देखो बारिश कैसे होती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं सीधा आपको यहाँ पे समझाता हूँ। देखो ये यहाँ बादल बारिश कर रहे हैं, और बारिश करके ये पानी आपका यहाँ पे आपकी जमीन पर गिर गया, कुछ पानी तो जमीन के अंदर चला गया, कुछ पानी इसके ऊपर पड़ा है, और इधर से सूर्य देव की किरणें पड़ रही है, जबरदस्त गर्मी पड़ रही। ठीक है ना, गर्मी पड़ रही, खतरनाक गर्मी पड़ेगी तो ये पानी क्या करेगा, भाप बन करके क्या कर जाएगा, जल वाष्प बन जाएगा, जल वाष्प। यानी ये जल वाष्प बन के उड़ के कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा बादलों में। धीरे धीरे जितनी गर्मी पड़ेगी, जितना ज्यादा गर्मी पड़ेगी उतना ज्यादा जल वाष्प होगा। आप सुबह स्कूल जाओ तब क्या करना, एक कटोरे में पानी डाल के अभी बाहर रख देना, धूप में वो पानी अपने आप उड़ जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, कोई जीव जंतु पिएगा नहीं, अपने आप अपनी छत पे रख देना, बबूढ़ा चिड़िया बेचारा कितना पानी पिएगा। उसके बावजूद आप देखोगे कि वो पानी आप वापस आओगे तब तक अपने आप गायब हो जाएगा। इसका मतलब वो पानी आपकी धूप की वजह से क्या हो गया, जल वाष्प बन के उड़ के कहाँ चला गया, आसमान में चला गया, और ये आसमान में अधिक मात्रा में हो जाता है तो ये भारी हो जाता है, तो भारी हो जाता है तो वो बादलों में ठहर नहीं पाता है, और बादलों में ठहर नहीं पाता है तो उसको वापस जमीन पे आना पड़ता है, और वापस बारिश हो जाती है। तो ये पानी है वो धरती पे आया, धरती पे आने के बाद में वापस ऊपर चला गया, फिर वापस बारिश हुई। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है इसको बोलते हैं जल चक्र। क्या बोलते हैं, जल चक्र। जैसे आपके वो प्लेट वाला चक्र देख रहे थे ना अपन, वही शैल चक्र देख रहे थे ना उस पहाड़ के अंदर, उसी प्रकार यहाँ पे आपका जल चक्र है। ठीक है ना, तो देखो पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। ज्यादातर भूम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है, और पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों में पेड़ काटे जाते हैं तो वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है एवं निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बन जाता है। क्रिया अवधि के आधार पर बात करें तो आपकी बारिश को 3 भागों में बांटा जाता है। पहली सैवनीय वर्षा है, दूसरी आपकी पर्वतीय वर्षा है, और तीसरी आपकी चक्रवाती वर्षा होती है। तो ये आपके यहाँ पे चित्र दे रखा है, और इनकी परिभाषाएं नहीं दी हुई है, आपके अगली क्लास के अंदर परिभाषाएं दी होगी तो आपकी जरूर बातचीत करेंगे। ठीक है, आगे है पौधे तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसके धरातल को ताजा जल प्रदान होता है, और यदि वर्षा कम हो तो
जल की कमी तथा सूखा हो जाता है। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक हो तो बाढ़ हो जाती है। और वर्षा के रूप में अलग किन शब्दों को अपन देखते हैं, तो हिम को देखते हैं, सहिमवृष्टि तथा ओला को भी जानते हैं। अब देखो प्रश्न है तो मैं आपके फटाफट बात कर लेता हूँ इनकी। देखो वायुमंडल क्या होता है? वायुमंडल वो होता है जिसके अंदर क्या पाई जाती हो? वायु पृथ्वी के चारों ओर पाई जाती है। वायु पृथ्वी के चारों ओर पाई जाती है। ठीक है। वायुमंडल का अधिकतर भाग किन दो गैसों से है? तो एक तो है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, और दूसरी है आपकी नाइट्रोजन। ठीक है। उसके बाद में वायुमंडल में कौन सी गैसें हरित गैस प्रभाव करती है? तो ये आपकी होगी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। मौसम किसे कहते हैं? तो जो दिन प्रतिदिन होता है उसको आपके मौसम कहते हैं। वर्षा के 3 प्रकार लिखो, तो अभी अभी बताया, सहवनीय वर्षा और पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। ठीक है। और वायुदाब क्या होता है? तो मैंने बता दिया, जब हवा आपकी पृथ्वी के ऊपर जो भार या दाब डालती है उसको वायुदाब कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है? तो कौन सी है? वो आपकी है ओजोन परत। ठीक है। उसके बाद वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है? तो सबसे महत्वपूर्ण परत है आपकी क्षोभ मंडल, जिसमें मनुष्य जीव रहता है। ठीक है। वायुमंडल की निम्न परतों में कौन सी बादल विहीन होती है? तो बादल विहीन कौन सी होती है? वो होती है आपके समताप मंडल। उसके बाद में वायुमंडल की परतों में जब ऊपर जाते हैं तो वायुदाब क्या होता है? वायुदाब घटता है, बिल्कुल सही बात है। और जब वृष्टि तरल रूप से पृथ्वी पर आती है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वर्षा कहते हैं। ठीक है। आगे व्यापारिक पवनों की बात करें तो व्यापारिक पवनें कैसी है? व्यापारिक पवनें आपकी एक प्रकार की स्थायी पवन है, तो 5 नंबर इसमें राइट होगा। लू की बात करें तो लू आपकी एक प्रकार की स्थानीय पवन है। और पवन और मानसून की बात करें तो मानसून क्या है भाई? मानसून, मानसून एक प्रकार की मौसमी पवन है। और पवन की बात करें तो सूर्य से आने वाली ऊर्जा नहीं, पवन की क्षैतिज गति नहीं, ओजोन गैस की परत। देखो पवन क्या होती है? पवन एक प्रकार की क्षैतिज गति हो सकती है। देखो, और इसमें कोई मिक्सिंग वाली चीज दिख नहीं रही है। तो ये थी आपकी सामान्य जानकारी। मिलेंगे आपके अगले अध्याय जिसका नाम क्या है? 5वां अध्याय जिसका नाम शायद जल है, उसके बारे में बातचीत करेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।